साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है। साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, माइलस्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सूचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देख रहा हूं। आपके लिए ये देश में वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आरबीआई गवर्नर ने जॉब क्रिएशन की चर्चा की, मैं समझता हूं ये समय है। आज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ देश की बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिव होकर काम करें। कस्टमर आपके पास आपकी ब्रांच में आए, ये इंतजार मत कीजिए। आपके कस्टमर की, कंपनी की, एमएसएमईज की जरूरतों को एनालाइज करके उनके पास जाना होगा। उनके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन देने होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने। अब सरकार तेजी से वहां काम कर रही है। क्या उस कॉरिडोर के आसपास जुड़ी हुई जितनी बैंक ब्रांचेज है, क्या कभी उनको आपने बुलाया, उनसे मीटिंग की कि भाई डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मतलब एक पूरा डिफेंस का नया सेक्टर यहां आ रहा है, बैंक प्रोएक्टिवली क्या कर सकती है? डिफेंस कॉरिडोर आने से ये चीज आने की संभावना है। कौन कौन कैप्टन्स हैं जो इसमें आएंगे? कौन छोटे चेन होंगे, एमएसएमईज होंगे जो इसकी सपोर्ट सिस्टम में आएंगे? इसके लिए हमारा बैंक का अप्रोच क्या होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगा? हमारी अलग अलग बैंकों के बीच में कंपटीशन कैसे होगी? द बेस्ट सर्विसेज कौन देता है? तब तो जाकर के भारत सरकार ने जिस डिफेंस कॉरिडोर की कल्पना की है, उसको धरती पर उतारने में विलंब नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है भाई, सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, लेकिन मेरा तो उसी पर ध्यान है।
क्यों? और 20 साल से हमारा एक वेल सेटल्ड क्लाइंट है, चल रही है गाड़ी, बैंक भी चल रही है, उसका भी चल रहा है, हो गया। तो इससे होने वाला नहीं है। साथियों, आप अप्रूवर हैं और आपने सामने वाला एप्लीकेंट है। आप दाता है और सामने वाला याचक। इस भावना को छोड़कर अब बैंकों को पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना होगा। जैसे अब बैंक ब्रांच के स्तर पर ये लक्ष्य तय किया जा सकता है कि वो अपने क्षेत्र के 10 नए युवाओं या 10 लघु उद्यमियों के साथ मिलकर उनका व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, उस जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, और उस समय मुझे बराबर याद है, साल में कम से कम 2 बार बैंक के लोग हमारे स्कूल में आते थे, स्कूल में। और बैंक में खाता क्यों खोलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को गल्ला दे करके उसमें पैसा क्यों बचाना चाहिए, ये समझाते थे। क्योंकि तब वो सरकारीकरण नहीं हुआ था, तब आपको लगता था कि ये मेरी बैंक है, मुझे इसकी चिंता करनी है। एक कंपटीशन भी थी, और बैंकिंग यानी फाइनेंशियल वर्ल्ड का, बैंकिंग सेक्टर की आम सामान्य मानवीय को एक ट्रेनिंग भी जरूरी थी। सभी बैंकों ने काम किया है। राष्ट्रीयकरण होने के बाद शायद मिजाज बदला है, लेकिन 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं। जब मैं मेरे अफसरों से बात कर रहा था तो बहुत विश्वास का माहौल नहीं बनता था, आशंकाएं रहती थी कि यार ये कैसे होगा। तो मैं कहता था, भाई एक जमाना था कि बैंक के लोग स्कूल में आते थे, तय तो करो, इतना बड़ा देश और सिर्फ 40% लोग बैंक से जुड़े हो, 60% बाहर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर बात चल पड़ी, और यही बैंकिंग सेक्टर के लोग, राष्ट्रीयकरण हो चुकी बैंकों के लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे, वो लोग जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने इस सपने को साकार किया और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। ये आप ही के तो पुरुषार्थ से हुआ है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन जो मिशन निकला, वो बीज बोया था तो 2014 में, लेकिन आज इस कठिन से कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई, भारत का गरीब टिका रहा, क्योंकि जनधन अकाउंट की ताकत थी। जिन जिन बैंक के कर्मचारियों ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए मेहनत की है, गरीब की झोपड़ी में जाता था बैंक का बाबू, कोट पैंट टाई पहने हुए व्यक्ति गरीब के घर के सामने खड़े रहते थे। उस समय तो शायद लगा होगा सरकार का एक कार्यक्रम, लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने इस काम को किया है, इस पैंडेमिक के कालखंड में जो गरीब भूखा नहीं सोया है, उसका पुण्य उन बैंक के लोगों के खाते में जाता है। कोई काम,
कोई पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता है जी। एक सच्ची सोच के साथ सत्य निष्ठा से किया हुआ काम एक कालखंड आता है जब परिणाम देता है, और जनधन अकाउंट कितना बड़ा परिणाम देता है हम देख रहे हैं। और हमें इकोनॉमी ऐसी नहीं बनानी है कि ऊपर इतनी मजबूत हो, उसकी मजबूती का बोझ इतना हो कि नीचे सब कुछ दब जाए। हमें बैंकिंग व्यवस्था नीचे भी गरीब से गरीब तक उतनी मजबूती देनी है ताकि ऊपर जाती हुई इकोनॉमी, जब ऊपर भी बड़ा बल्क बनेगा तो दोनों का सामर्थ्य से भारत पुष्ट होगा। और मैं मानता हूं कि हमने उसी एक सोच के साथ चलना था। अब कल्पना कर सकते हैं कि जब स्थानीय व्यापारियों को यह एहसास होगा कि बैंक और उसके कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं, मदद के लिए खुद उनके पास आ रहे हैं, तो इनका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके बैंकिंग के अनुभवों का भी उन्हें बहुत लाभ होगा। साथियों, मैं जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वायबल प्रोजेक्ट ही पैसा लगाएं, लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट्स को वायबल बनाने में हम प्रोएक्टिव भूमिका भी तो निभा सकते हैं। वायबिलिटी के लिए कुछ एक ही रीजन नहीं होते हैं। हमारे जो बैंक के साथी हैं वो एक और काम कर सकते हैं। आपको ये भली भांति पता होता है कि आपके क्षेत्र में किस किस की आर्थिक क्षमता कितनी है। ब्रांच के नजर के दायरे में बाहर नहीं होता है जी। वो उस धरती की ताकत को जानता है। आज जो 5 करोड़ रुपए का लोन आपसे लेकर जा रहा है, ईमानदारी से समय पर लौटा रहा है, आप उसकी क्षमता बढ़ाने में भी तो मदद कर सकते हैं। आज जो 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर बैंक को वापस कर रहा है, उसमें कल को कई गुना ज्यादा लोन लेकर लौटाने का सामर्थ्य पैदा हो, इसके लिए आपको उसे आगे चढ़ करके, बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे आप सभी पीएलआई स्कीम के बारे में जानते हैं और आज किसी के भी उल्लेख भी हुआ, इसमें सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी कई गुना बढ़ाएं, खुद को ग्लोबल कंपनी में बदलें, इसके लिए सरकार उन्हें प्रोडक्शन पर इंसेंटिव दे रही है। आप खुद सोचिए, आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, लेकिन भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी कंपनियों कितनी है भाई? हम पिछली शताब्दी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, पिछली शताब्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर के वो स्केल थे, पिछली शताब्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टेक्नोलॉजी है, उसी में गुजारा करने वाले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो काम करेगी, तो 21वीं सदी के सपने पूरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आज अगर उसको बड़े बिल्डिंग बनाना है, लार्ज स्केल पर काम करना है, बड़ा बुलेट ट्रेन का काम करना है, एक्सप्रेस वे का काम करना है, तो उसको इक्विपमेंट भी बहुत महंगे लगेंगे, उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमारे बैंकिंग सेक्टर के लोगों के मन में आता है कि मेरी बैंक का एक क्लाइंट ऐसा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो दुनिया के 5 बड़ों में उसका नाम भी होगा। ये इच्छा क्यों नहीं हो रही? मेरी बैंक बड़ी हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे देश की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसका अकाउंट मेरी बैंक में है, वो भी दुनिया के टॉप 5 में उसका नाम आएगा। मुझे बताइए, आपकी बैंक की इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरे देश की ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और हमें हर क्षेत्र में देखना है कि हम दुनिया में सबसे बड़े ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कितने महारथी तैयार करते हैं।
हमारा एक खिलाड़ी जब एक गोल्ड मेडल लेकर के आता है ना, गोल्ड मेडल लेने वाला तो एक ही होता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान अपने आप को गोल्डन एरा में देखता है। यह ताकत जीवन के हर क्षेत्र में होती है जी। भारत का कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति, कोई एक वैज्ञानिक अगर नोबेल प्राइज लेकर के आता है तो पूरे हिंदुस्तान को लगता है हां ये मेरा नोबेल प्राइज है, ये ओनरशिप होती है। क्या हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी हम हिंदुस्तान में ऐसी ऊंचाइयों पर एक एक चीज को ले जाएंगे ताकि बैंकों को तो फायदा ही फायदा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। साथियों, बीते कुछ समय में देश में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, जो योजनाएं लागू हुई हैं, उनसे जो देश में डेटा का बड़ा पूल क्रिएट हुआ है, उनका लाभ बैंकिंग सेक्टर को जरूर उठाना चाहिए। जैसे मैं जीएसटी की बात करूं तो आज हर व्यापारी का पूरा ट्रांजैक्शन पारदर्शिता से होता है। व्यापारी की कितनी क्षमता है, उसका व्यापार कहां कहां फैला हुआ है, उसकी कारोबारी हिस्ट्री कैसी है, इसका अब मजबूत डेटा देश के पास उपलब्ध है। क्या इस डेटा के आधार पर हमारे बैंक उस व्यापारी के सपोर्ट के लिए खुद उसके पास नहीं जा सकते क्या?